गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस में। इस कार्यक्रम में हम लोग आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से, ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, अपने हौसले के दम पर एक जिंदगी में मुकाम हासिल किया है। लाइफ को किस तरह से जिया जाता है ये सीखा है और लोगों को सिखाने के लिए इंस्पिरेशन दी है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दे सकता है। आज की कड़ी में हमारे मेहमान से हम आपको मिलाएं, उससे पहले मुझे याद आता है 14 फरवरी 2019 का दिन। इस दिन श्रीनगर जम्मू कश्मीर मार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के वाहनों पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 45 सैनिकों ने शहादत हासिल की, जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इसका बदला भारतीय सेना ने बहुत जल्दी बालाकोट पर हवाई हमला करके और उनकी चौकियां उड़ाकर किया। मगर उसके बावजूद हर भारतीय के मन में एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था कि नींद उड़ गई ये सोचकर हमने क्या किया देश के लिए। आज फिर किसी फौजी का सरहद पर बहा है खून, मेरी नींद के लिए। सैनिक हमारे लिए, हमारी नींद के लिए दिन रात बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। मगर हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, सैनिकों के लिए? इस इस सवाल को लेकर सभी लोग बेचैन थे और ऐसी ही एक बेचैनी हमारे आज के मेहमान में थी, जिनका नाम है उमेश गोपीनाथ जाधव। उमेश जी बेसिकली बेंगलोर से रहने वाले हैं और जब ये घटना हुई तो इनका दिल बड़ा ही पसीज गया। इनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और इन्होंने उसी जज्बे को लेकर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। उमेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम में। सर, जय हिंद, जय भारत सर। और न्यूज 47 के सभी स्टाफ और आप सभी डायरेक्टर सर, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने ये एक मौका दिया है कि एक भारतीय जिम्मेदार नागरिक को ये मंच देकर और जो मेरी आवाज लाखों करोड़ों जनता तक जो जा सकती है, मैं सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ में जो कुछ कहूंगा वो देश के प्रति और हमारे सैन्यों और उनके परिवार के प्रति होगा सर। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं उमेश जी ने क्या काम किया है। दोस्तों, इन्होंने भारतीय सेना को और खास तौर पे पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने घर से 1 साल की बहुत ही लंबी यात्रा शुरू की। इस 1 साल में उन्होंने 60,000 किलोमीटर तक का सफर किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का। हर एक शहीद के घर पर गए, उनके परिवार के साथ बैठे, उनके परिवार के साथ रोए, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की और जब वहां से चलने लगे तो उसके घर की दरवाजे की माथे मिट्टी अपने माथे पर लगाई और थोड़ी सी मिट्टी एक कलश में डाली। इस तरह से बढ़ते हुए इन्होंने पूरे भारत में अलग अलग शहीदों के घरों में, उनके जिले में जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उनके प्रति, उन शहीदों के प्रति अपनी अक्षपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उमेश जी, कब से आपने सर, ये क्या इस पूरे कार्यक्रम में जो आपने ये एक्टिविटी की, आपका क्या जज्बा रहा, क्या सोच रही इसको करने के पीछे? सर मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ। लेकिन 2004 से मैं बैंगलोर कर्नाटक में स्थायी हूँ। मैं पेशे से एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स इन फार्मेसी की है। मैं बैंगलोर उस वजह से आया था, लेकिन मैं एक म्यूजिशियन हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। और जब 10 से 14 फरवरी 2019 को मेरे एक म्यूजिक बैंड को एक देशभक्ति का प्रोग्राम के लिए अजमेर बुलाया था। तो जब मैं वो देशभक्ति का प्रोग्राम मेरे म्यूजिक बैंड के साथ में खत्म करके मैं जब जयपुर एयरपोर्ट पे था 14 फरवरी 2019 को, और शाम में मैं जैसे एयरपोर्ट के काउंट पे बैठा था तो वो न्यूज स्टार्ट होने लगी सर कि ब्रेकिंग न्यूज, पुलवामा में आर्म फोर्सेस सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ है। और मुझे मुझे ये लगा सर कि अ, ये अगर शहीद परिवार, मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरे दोस्त या मेरे कोई
संबंधित अगर होते और ये फोन कॉल मुझे आता या न्यूज हम परिवार देखते तो हम देश के प्रति क्या करते। और ये एक इमोशन था सर कि हम नागरिक, भारतीय नागरिक, अ, हम हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। जब वो जवान, वो सैनिक, उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, एक सैक्रिफाइस किया, जो एक ही जिंदगी है वो इस मातृभूमि की रक्षा करते करते उन्होंने न्यौछावर की, तो हम हमारे देश के लिए क्या करेंगे। जब मैं 14 फरवरी को बैंगलोर आया तो 14 फरवरी के बाद में आपने देखा होगा सभी न्यूज, सभी लोग इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और भी बहुत सारे जो डिजिटल मीडियम में रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, क्योंकि सीआरपीएफ के ये कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था। और 40 सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे वो 16 स्टेट के थे। तो इमेजिन कि 16 स्टेट हमारे मातृभूमि के लिए, आधा हिंदुस्तान वो रो रहा था उस घटना के बाद में। तो मुझे लगा सर कि ये डिजिटल मीडियम के बाहर जाके जो असली का जो एक निस्वार्थ का एक कॉन्डोलेंस होता है या एक श्रद्धांजलि होती है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा सर कि मैं उनके घर पे जाऊंगा, हर एक परिवार के, और उनके घर के आंगन की मिट्टी और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां से उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके बच्चों या परिवार, उनके दोस्त से वो मिट्टी लेके एक भारत का नक्शा बनाने की योजना है और चल रही है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर मैंने सिर्फ 40 पुलवामा सीआरपीएफ के शहीद नहीं, लेकिन और भी जितने भी कारगिल और आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और भी जितने पुलिस डिपार्टमेंट या वॉर मेमोरियल, वहां से भी मैंने मिट्टी ली है सर। बहुत बढ़िया। और ये हमारे देश में कहा ही जाता है कि जो जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें सब देश का प्यार नहीं। स्वाभाविक रूप से मुझे भी याद आता है वो दिन 14 फरवरी का, जिस दिन ये हमला हुआ था। और हर एक भारतीय के मन में गुस्सा था, एक जोश था, एक संवेदना थी कि क्यों क्यों आखिर जब हमारा देश, भारत देश किसी देश पर गलत नजर नहीं डालता, तो क्यों हमारे साथ इस तरह से होता है। और निसंदेह आपका प्रयास जो है वो बहुत ही सराहनीय है। क्या आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं उमेश जी? कोई एनजीओ है जिसकी सहायता से आपने ये सारा काम शुरू किया? मैं जब 15 फरवरी से सोचने लगा कि मुझे जाना है पूरे भारत में ना, उनके घर से मिट्टी लेना है, ये मातृभूमि के रक्षकों के लिए एक मुझे योजना करना है, तो ईश्वर ने मुझे एक ही चीज का अनुभव दिया है कि ये जो भी होगा ये निस्वार्थ में होगा। और मुझे 1.5 महीना लगा सर, 15 फरवरी से लेके 25 मार्च तक मैं बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज गया, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया, बहुत सारे जो वेटरन्स थे उनसे मिला कि सर मुझे ऐसा रोड ट्रिप करना है निस्वार्थ में, जो गैर राजनीतिक हो, नॉन पॉलिटिकल हो, जिसका एजेंडा सिर्फ ये हो कि हम 133 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से, हमारे आर्म फोर्सेस, उनके शहीद और उनके परिवार की तरफ हो। तो सच्चाई में काफी कठिनाई होती है, लेकिन सत्यमेव हमेशा जयते ही होता है। और मुझे 1.5 महीने के बाद में सर, स्ट्रगल के बाद में, मुझे सीआरपीएफ से एक पॉजिटिव अप्रोच मिला। मैं ग्रुप सेंटर यलहंका बैंगलोर में डीआईजी श्री सानंद कमल सर से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बोला सर मैं 1.5 महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे शहीद परिवार के पास जाना है, मुझे उनसे वो उनके घर की मिट्टी लेना है और एक इंडिया मैप हम श्रीनगर में बनाने की कोशिश है। तो श्री डीआईजी सानंद कमल सर ने काफी उसको गहराई में लिया और वो जो टाइम पीरियड था वो आपको मालूम होगा सर, वो एक इंडिया में, भारत में इलेक्शन का पीरियड था, और काफी सारे कठिनाइयाँ थी। और पुलवामा बहुत मीडिया ने उसको अच्छी तरह सराहा और 3-4 साल से बच्चा
भी जब पुलवामा बोलते थे तो उसको मालूम था कि पुलवामा का अटैक क्या था। तो ये सारे कठिनाइयों में सर मुझे 26 मार्च को डीआईजी श्री सानंद कमल सर ने मुझे लेटर दिया सीआरपीएफ की तरफ से कि ये आप ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हो। और ये इतिहास का ये पहला ऐसा मौका हुआ है सर कि जहां पर आर्म फोर्सेस ने एक सिटीजन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से निस्वार्थ में ये ऑथराइजेशन दिया है सर। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ सर, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, ना मेरा कोई स्पॉन्सर था, ना मैंने कभी आज तक हाथ फैलाए सर, क्योंकि ये एक श्रद्धांजलि थी। कठिनाई बहुत आई। मैं 9 अप्रैल 2019 को जो सीआरपीएफ का वैलर्स डे होता है सर, शौर्य दिन, उस दिन मुझे सीआरपीएफ के डीआईजी सर और उनके ऑफिसर्स ने मुझे फ्लैग ऑफ किया। और 9 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक ये मेरा प्रण था सर कि हम जो बोलते हैं कि पेट्रियटिज्म 24/7/365, तो मुझे लगा ये 24/7/365 एक्शन होना चाहिए। तो मैं 1 साल पूरा ट्रैवल किया सर, और मात्र 2000 रुपए मेरे जेब में थे सर। मैंने म्यूजिक स्कूल 15 फरवरी से बंद कर दिया था, मेरा इनकम सोर्स पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन एक जुनून था देश के प्रति और जवानों के प्रति मैं कुछ कर सकूं। और मैं आपको वो लेटर्स के कुछ कॉपीज जो मुझे ऑथेंटिकेट किए थे वो भी आपको मैं दूंगा सर। और जो 40 पुलवामा के शहीद के उनके नाम के साथ में जो लेटर्स है वो भी मैं आपको डिटेल्स पोस्ट करूंगा सर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट, मिस्टर उमेश यादव जी के साथ। ऐसा आदमी जो हमारी तरह साधारण दिखता है, साधारण काम करता है, मगर जिसने ठाना कि मैं किस तरह से, जिस तरह से हम लोग सैनिकों के बारे में जानते हैं, सैनिकों के बारे में मानते हैं कि वो बिना स्वार्थ के, बिना किसी चाहत के सरहद पे खड़े होते हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान, जिसे हम लोग जान की बाजी कहते हैं, वो लगा देते हैं भारत की सरहद को महफूज रखने के लिए। इसी तरह से हमारे मेहमान यादव जी ने अपनी जिंदगी का 1 साल, बहुत कहने में कई बार आसान हो सकता है, क्या बड़ी बात है 1 साल, मगर 1 साल इस दौर में जबकि हर एक आदमी अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इतना बड़ा समय निकालना, और समय ही नहीं निकालना, अपने रिसोर्सेज लगा देना, अपना पैशन लगा देना, टाइम लगा देना, ये बहुत बड़ी बात है। यादव जी, अगर हम लोग बात फाइनेंशियल कर रहे हैं तो हम, जाहिर सी बात है कि आपको दो तरह से फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ा होगा। एक, जो आपकी इनकम है वो रुक गई, तो आपके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? दूसरा, जो आपने ये पूरा 1 साल तक जो आपने ट्रैवल किया, इसका एक खर्चा था, तो इसको किस तरह से मैनेज किया गया सर? सर मैं जब 9 अप्रैल को निकला, पहले शहीद जो कर्नाटक के हैं, गुरु, उनके घर पर गया। एक आम जनता के लिए बहुत इजी होता है सर मीडिया में देखना कि शहीद परिवार है वो रो रहा है, उनके फोटोज है। लेकिन एक्चुअली जब हम उनके घर पे जाते हैं, ना मैं तो कोई एक्टर हूँ, ना मेरा कोई एनजीओ है, ना मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ, ना मेरा कोई राजनीतिक कनेक्ट है, लेकिन एक सामान्य भारतीय नागरिक उनके घर पे जाके ये बोलता है कि हम आपके दुख में शामिल है और वी रिस्पेक्ट फॉर द सैक्रिफाइसेस ऑफ योर सन। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अ, और मुझे ऐसा लगा कि अभी बोलना बहुत हो गया, अभी करना जरूरी है। और शहादत को हम किस लेवल के ऊपर सोच रहे हैं, और हम वो जो मैसेज है देश के प्रति हम क्या भेज रहे हैं, तो मैं काफी उस चीज में सीरियस था। और जब मैंने वो कर्नाटक के पुलवामा शहीद की पहले जब मिट्टी मैंने ली, तो सब मुझे लगा कि ये काफी इमोशनल है। जब आप उनके परिवार से मिलते हो तो वो इजी नहीं होता है, जब आप उनको बिल्कुल पहचानते नहीं हो और आप जस्ट नागरिक की तरफ जा रहे हो और उनको बोल रहे हैं कि सर वी रिस्पेक्ट यू और वी आर स्टैंडिंग विथ यू इन कॉन्डोलेंसेस विथ योर फैमिली इन दिस टफ टाइम। तो बहुत बहुत बड़ा जिगर लगता है सर। बोलने में बहुत आसानी होती है, बट करने में जितनी दिक्कत आई है, मैंने महसूस किया है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं केरला गया। केरला में मुझे 4-5 दिन रुकना पड़ा क्योंकि फंड्स नहीं थे।
लेकिन एक बोलना चाहता हूँ सर कि जो बोलते हैं कि अकेले निकला था मैं और लोग मिलते चले गए और कारवां बनता गया, तो वही था सर। मुझे 133 करोड़ भारतीय जनता पे पूरा विश्वास था और मुझे बहुत सारे लोग मिले सर, जिन्होंने गाड़ी रुकाई, मुझे खाना खिलाया और जिन्होंने एन रूट में मुझे गैरेज में जब पंक्चर हुई तो बहुत सारे गैरेज वाले ने बोला सर आप देश के लिए कर रहे हैं, हम इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। मेरी गाड़ी मुंबई के जून में बाढ़ में फंस गई थी। मैंने 8 घंटा वहां से नवसारी तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई क्योंकि उसका टर्बो में पानी चला गया था। फिर मैं भोपाल गया। भोपाल में 3 अगस्त से 27 सितंबर 25 सितंबर मैं भोपाल में था सर। मेरी गाड़ी पूरी खराब हो गई थी। गैरेज वालों ने मुझे तो सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो भी उनके दिल से सपोर्ट करना था उन्होंने किया। लेकिन मैं आज तक सर ये बोलना चाहता हूँ गर्व के साथ कि मैंने कभी ये हाथ फैलाए नहीं, ना मैंने किसी को बोला कि मैं ये कर रहा हूँ आप मुझे कुछ दो, क्योंकि ये निस्वार्थ होता है, ये दिल से होता है सर। देशभक्ति जो होती है वो हमारे लहू और हमारे जो सांसें हैं उसमें होना चाहिए। और ये बोलना चाहता हूँ सर कि अगर मैंने 61,000 किलोमीटर साउथ से नॉर्थ तक और ईस्ट से वेस्ट तक अगर मैं चला हूँ, इसका यही एक आप कनेक्शन देख सकते हैं कि आज भी हमारी देशभक्ति उतनी ही है, आज भी हमारा पेट्रियटिज्म बहुत ऊंचे दर्जे पे है। और यही बोलना चाहता हूँ सर कि ये नया भारत है, अभी करना कुछ जरूरी है, बोलना बहुत हो गया। और हमारे आर्म फोर्सेस ने जो सैक्रिफाइस दिए सर इतने सदियों से, ये पूरे विश्व में ये वो मानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज ग्रेट। इंडिया इज ग्रेट ये 3 शब्द है, लेकिन वो हमारे संस्कृति, वो हमारा इतिहास और वो हमारी शहादत की वजह से ही इंडिया ग्रेट है सर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सर कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत थे, मैं बहुत सारे स्पॉन्सर्स ले सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं ये डेडिकेशन निस्वार्थ में अपने देश के प्रति करूंगा सर। जादव साहब, हम सलाम करते हैं आपके हौसले को, आपके जिगर को। और साथ ही इसीलिए हमने अपने पोस्टर में भी, न्यूज 47 के पोस्टर में आपको 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि दिखाया है, जो मातृभूमि के सेवक, मातृभूमि के बच्चे, जो सैनिक शहादत देते हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जादव साहब, आपके ड्रेस के ऊपर मैं बहुत सारे मेडल्स देख पा रहा हूँ। सर ये सर किन किन से है, बताएं थोड़ा सा। सर मैं जब निकला था सर नवसारी में, जैसे मैं आपको बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई तो नवसारी से जब निकला तो काफी सारे वहां पर हार्ली डेविडसन और बुलेट राइडर्स मुझे मिले। उनको बहुत अच्छा लगा। आप अगर देखते हो कि जो राइडर्स कम्युनिटी है, जो जीप कम्युनिटी है, वो काफी ट्रैवल करते हैं उनके बाइक्स के ऊपर, काफी तिरंगे का या पेट्रियोटिक ड्राइव करते हैं। तो एन रूट में मुझे बहुत सारे राइडिंग कम्युनिटी मिली, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई आम इंसान ये कर रहा है। तो उन्होंने ये रिस्पेक्ट के साथ में, अगर देखेंगे तो ये बैजेस राइडर्स कम्युनिटी के दिए हैं और उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई नागरिक देश के प्रति इतना कुछ सोच रहा है। और ये आप अगर बैजेस देखेंगे सर, ये आउट एंड आउट रिस्पेक्ट फॉर सीआरपीएफ है और आर्म फोर्सेस के प्रति। और ये इतिहास में पहले ऐसा हुआ है सर कि किसी कॉमन सिटीजन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म फोर्सेस ने दी है, तो ये मैं काफी गर्वता से पहनता हूँ सर। आप अगर ये देखेंगे तो ये फर्स्ट बैच था सर, जो हाथी का आप दिख रहे हैं, तो ये सीआरपीएफ बिहार सेक्टर का था। मैं जब वहां पर पहुंचा अक्टूबर मंथ में 2019 में, तो वहां पर डीआईजी श्री हसनैन सर थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये राइडर्स कम्युनिटी के बैजेस पहनते हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, आप सीआरपीएफ का क्यों? मैं बोला सर मैं एक नागरिक हूँ, ना मेरे परिवार के कोई फोर्सेस है और मेरे में उतनी सक्षमता नहीं है कि फोर्सेस के बैजेस मैं ये करूँ। तो उन्होंने एक विथ रिस्पेक्ट कमांडेंट सर से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उनका बैज लगा के यहाँ पर दिया कि वो उन्होंने बोला कि आज से आप एक नागरिक नहीं, आज से आप एक फोर्स हो, एक फोर्स हमारे देश के प्रति जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। तो उन्होंने फर्स्ट बैच दिया सर, वो मुझे अभी भी याद है। उसके बाद में हर एक सेक्टर जो सीआरपीएफ का जैसे जैसे मैं मिलते गया सर, मांगा किसी से कुछ नहीं सर, जिसने रिस्पेक्ट से दिया
मैंने वहां पर ये लगाया है, और आज तक ये मैं रिस्पेक्ट के साथ लेता हूँ, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स के ऊपर है सर। ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं है, लेकिन ये मुझे ये प्रण बोलता है सर कि जब तक ये सांसें चलेंगी, ये देशभक्ति और ये पेट्रोटिज्म हमारे देश के प्रति हमेशा चलेगा सर। जादव साहब, जिस तरह से आपने इतना लंबा सफर तय किया है, तो अपना कुछ अनुभव बताइए। जब आप गांव में गए, शहर में गए, किसी शहीद परिवार के पास गए, तो आपको कुछ ऐसा भी अनुभव हुआ कि किसी बाप ने कहा हो, शहीद के बाप ने कहा हो कि कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा अगर चला गया तो मेरे दो बच्चे और है जो मैं चाहता हूं कि वो भी सेना में ज्वाइन करे और देश की सेवा करे, या इस तरह की और देशभक्ति की बातें कुछ आपको सुनने में, समझने में आई हो? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो जितना भी सफर था, जितने भी शहीद परिवार थे सर, मुझे कोई नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं मिला जिनका घर हो, ना कोई स्टेट हाईवे पे था सर। सब जो 90% सर गांव देहात के शहीदों से मैं मिला सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ गर्व के साथ कि सर मैंने सिटीज ज्यादा नहीं देखे सर, लेकिन मैंने रूरल ऑफ द रूरल, जो देहात और देहात के अंदरूनी भाग में जो हमारे सैनिक जहां से बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान, जहां से निकलते सर, मैं वहां पर गया। और कुछ मैं उनको कहानी नहीं बोल सकता, स्टोरी नहीं बोल सकता सर, ये गौरव गाथा है जो परिवार से मैं मिला। जब मैं तमिलनाडु के एक शहीद परिवार से मिला सर, शिवचंद्रन, पुलवामा जो शहीद है, उनके घर पर जब मैं गया सर, तो उनके पिताजी ने बोला कि उनका एक बेटा जो बड़ा भाई था, वो 1 साल पहले खेती में काम करते करते इलेक्ट्रिक शॉक से गुजर गया। छोटा वाला लड़का सीआरपीएफ पुलवामा शहीद में शहीद हुआ। उनकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब मैं उनसे मिलने गया। उनका पोता 1.5 साल का था सर। उनकी बहन गूंगी बहरी है। माताजी पिताजी काफी ओल्ड है, वो किसान है। और उन्होंने ये बोला कि जिस दिन वो उनका पार्थिव शरीर जब घर पर आया कॉफिन में, तो वो और उनके जो पोते हैं वो आर्म फोर्सेस का ड्रेस पहन के स्वागत के लिए खड़े थे। और उन्होंने यही बोला कि सर मेरा जब ये पोता बड़ा होगा तो वो जरूर सीआरपीएफ या तो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करेगा। तो ये जब मैं सुना तो मुझे लगा सर कि ये जो शहादत है, ये शहीद परिवार, ये इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ होने के बाद में भी आज ये बोलते कि सर हमारे घर का आखिरी चिराग भी देश के लिए हम कुर्बान करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं दूसरी एक शहीद परिवार का जिक्र करना चाहता हूँ सर, पंजाब की मिट्टी से। जब मैं मनजिंदर सिंह उनके घर पर गया था सर, वो सिर्फ 26 साल के थे, पुलवामा जो शहीद हुए। मैं उनके घर पर दिसंबर में गया सर। 24 दिसंबर को उनका जन्मदिन था सर। 21 दिसंबर को मेरा जन्म था, और मैं इट वॉज अ कोइंसिडेंस, मैं उनके घर पर गया था और मैं पंजाब का वो पग होता है सर, वो पहन के गया था उनके घर पर। उनका इकलौता एक ही बेटा था और उनकी अक्टूबर में शादी होने वाली थी। और जब वहां पर पुलवामा में उनकी एक फिंगर मिली थी, उसके ऊपर एंगेजमेंट रिंग थी, तो उनकी वजह से वो शिनाख्त हुई थी कि वो उनकी उंगली है। तो जब मैं वहां पर गया सर उन परिवार से मिलने के बाद, उनका एक ही बेटा जो शहादत उसने देश के लिए दी है, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप मेरे बेटे जैसे हो। उन्होंने जब मुझे मिट्टी दी, उन्होंने मेरे माथे पे चूमा, और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा वापस आया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि ये शहादत और शहीद परिवार आज भी वो बोलते सर देश के प्रति और क्या देना है, हम और भी देंगे। और हम नागरिक अ, काफी दुख के साथ कभी कभी बोलना पड़ता है सर कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल दिवस, थोड़ा सा डिजिटल मीडियम हो गया, इंटरव्यूज हो गए, झंडा वंदन हो गया, बस उसके ऊपर इन एक्शन बहुत सारे लोग फिर अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा है कि ये हमारी जो सांसें चल रही है, ये हमारे ये मातृभूमि के रक्षक की वजह से और उनके परिवार के सेक्रीफाइसेस की वजह से चल रही है। बिल्कुल जादव जी, जिस तरह से आपने बताया कि परिवारों का जज्बा अभी भी कायम है और वो चाहते हैं कि
आगे भी उनकी संतानें जो है वो भारत माँ की सेवा में लगी रहे। और यही यही कारण है जब हम लोग कहते हैं कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जिस देश में इस तरह के बाप जिंदा है, जिस देश में इस तरह की माँ जिंदा है, जहां पर वो चाहते हैं कि उसका एक बेटा अगर शहीद हो गया तो दूसरा बेटा भी तैयार रहे ताकि इस देश की रक्षा की जा सके। और आपकी बातें सुनकर, कहानियां सुनकर मेरा रोम रोम खिल रहा है और भूख मुझे महसूस हो रहा है। जादव साहब, अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की, आपको किस चीज से डिसअपॉइंटमेंट है? आपको लगता है कि भारत में ये चीज और अच्छी होनी चाहिए? आपने अपनी यात्रा के दौरान जो महसूस किया हो, जिस तरह से अभी आप कह भी रहे थे कि हम लोग सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते, तो किस तरह का काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से? सर पहले यही बात मैं लोगों से जनता से बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने, वो परिवार ने आर्म फोर्सेस के, भले वो सर्विंग ऑफिसर हो या सोल्जर्स हो सर, वो भी बहुत बड़ी एक सेक्रीफाइसेस होती है। परिवार को 6-6 महीना 7-7 महीना छोड़ के निसंदेह। -40 डिग्रीज में भी खड़े हैं सर, +40 डिग्रीज में भी हमारे देश के रक्षा के लिए खड़े हैं सर बॉर्डर्स पे। पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है सर, ये एक सोच है सर एक भारतीय की कि हमें हमारा भारत जो है या देश जो है वो हमें ही बनाना है। हम हमेशा सोचते हैं सर कोई तो खड़ा होगा, कोई तो देश के लिए करेगा, ये गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट वैसी होनी चाहिए। लेकिन क्या हमने ये सोचा है सर कि मैं या मेरा कर्तव्य ये देश के प्रति मैं निभा रहा हूं या नहीं निभा रहा हूं? जरूरी नहीं है सर कि हर एक भारतीय ने, जी, स्टार्ट। मैं भारतीय जो नागरिक है उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक सोच है हम भारतीयों की कि हम हमेशा मांगते हैं कि देश मुझे देगा, ये गवर्नमेंट मुझे देगी, कोई तो खड़ा होगा। लेकिन मैं देशवासियों से आज ये बोलना चाहता हूँ कि आप, आज हम 2020 में है, क्या हम देश के प्रति निस्वार्थ में कुछ कर सकते हैं? क्या हम हमारे आर्म फोर्सेस और उनके प्रति हम रिस्पेक्ट जो है वो रोज हम रख सकते हैं इन एक्शन? और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पेट्रियोटिज्म जो होता है वो सिर्फ कुछ इवेंट्स के लिए सीमित नहीं होता है। देशभक्ति जो होती है वो 24/7 बाय 365 रोज होनी चाहिए। और हम यही जहां पर भी हो, जरूरी नहीं कि हम आर्म फोर्सेस का ड्रेस पहन के ही आर्मी की सेवा या कर सकते हैं। हम जो भी है, जहां पर भी है, निस्वार्थ में आप देश के प्रति कुछ करो। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देश कोई नहीं होता है, देश हम एक, एवरी इंडिविजुअल होता है और हमसे ही देश बनता है। और यही एक सोच है जो हमें बदलना है कि ये यहाँ का है, वो वहाँ का है, ये तो ऐसे ही है। ये यहाँ पर आने के बाद देखो संस्कृति अलग अलग है, सबकी भाषाएं अलग अलग है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारे देश की खासियत है। और और यहाँ सारे से भी विश्व आप में देख सकते हैं कि आप बेंगलोर से है, कन्नड़ बोलते हैं, मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, मगर फिर हम सर दोनों को मातृभाषा हिंदी इकट्ठा करती है, एक साथ लेकर आती है। सर डेफिनेटली। और मैं यही बोलता हूँ कि हमारा जो देश है, हम उसको सिर्फ हमारे स्टेट में बांटने की कोशिश करते करते हैं। लेकिन आप अगर एक सोल्जर देखेंगे तो वो उनकी मातृभूमि को और उनके कर्मभूमि को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। इमेजिन करो सर कि एक कर्नाटक के जो शहीद थे, वो श्रीनगर में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे सर, उन्होंने शहादत श्रीनगर में दी। मैं कुछ ऐसे परिवार से भी मिल के आया सर, मनोरंजन सिंह जो कोबरा जो नक्सलवादी से काफी मुठभेड़ में काफी शहादत उन्होंने दी है सर। मैं इम्फाल गया था, तो वो जो ऑफिसर थे सर वो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए। तो ये जो देश के प्रति हम जो बॉर्डर्स रखते हैं सर, मैं देश से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी बॉर्डर जो है वो इंडिया की जो एक्सटीरियर बॉर्डर्स है हमें उसको देखना चाहिए, ताकि ये ना बोले कि ये स्टेट का है, ये स्टेट का है। हमें वो चीज अभी खत्म करना जरूरी है। हमें हमारे देश को पूरा भारत एक समझ के चलना है। और
हमें कुछ करना जरूरी है सर। अभी बात से ज्यादा हमारा जो रिस्पेक्ट है इन एक्शन, वो जरूरी है। और देश हमसे ही बनेगा, और रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडियन सर। जादव साहब, हमारा कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियन, इसमें हम लोग यूथ को स्पेशली कुछ मैसेज देते हैं कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग अगर करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें किस चीज की जरूरत है। आपसे एक इंस्पिरेशन, ठीक है, शहादत आपने उनको नमन है सैनिकों को। और जिस तरह से आपने ये पूरी एक्टिविटी की है, एक साल लगातार 61 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 61,000 किलोमीटर का सफर, क्या संदेश देना चाहेंगे आपको यूथ को कि अगर इतना मुश्किल काम, कोई भी मुश्किल काम अगर वो करना हो, या आपका जो आपके केस में जो आपने अचीव किया है, क्या एक स्पिरिट रही, क्या एक इच्छा रही, क्या एक विश रही, क्या कौन सी वो ऐसी चीज थी जो आपको निरंतर उस पथ पर चलने का साहस देती है और आप कामयाब होते हैं? सबसे पहली यही सोचती सर, मैं ईश्वर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये गर्व है कि मैं भारतीय बन के पैदा हुआ हूँ सर, इस मातृभूमि में। और भारतीय की शौर्य गाथा सर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग बोले कि मेरी जो Hyundai एसेंट कार है सर 2005 की, उसके पीछे मैंने ट्रॉली लगाई है। लोगों ने मुझे बोला कि आप आपका गाड़ी का इंजन खोल के बताओ कि आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा, ऐसी गाड़ी नहीं चल सकती। मैंने उनको यही बोला कि ये गाड़ी या इंजन का मसला नहीं है, ये भारतीय की सोच है जो इस गाड़ी को चला रहा है। तो मैं यूथ से यही बोलना चाहता हूँ कि 70% ऑफ हमारा जो अभी भारत का आप देखेंगे जो यूथ पावर है सर, उनमें काफी जोश है। मुझे बहुत सारे यूथ मिले, सर आप बोलो मैं देश के लिए जान दूंगा, लेकिन आज देश उस जान की कीमत मांगती है जो देश और उनके मातृभूमि के रक्षक के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, वो क्या कर रहे हैं। और मैं यूथ से यही बोलना चाहता हूँ कि आपको जब भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस, या कोई भी अगर परिवार या ट्रेन में सफर करते हैं, उनको एटलीस्ट आप एज अ रिस्पेक्ट जय हिंद तो बोलो, एटलीस्ट से थैंक यू पुलिस डिपार्टमेंट, कहीं पर भी, हर दिन में, निस्वार्थ में। और मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो यूथ है, ये स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडिया है सर। ये अगर बिखर जाएगा, ये अगर टूट जाएगा, तो हमारा देश भी टूटेगा। अगर इस देश को अगर हमको स्ट्रांग बनाना है तो यूथ शक्ति को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और मैं यूथ से यही बोलना चाहता हूँ कि डोंट बी द फॉलोअर्स, बी द लीडर्स। आज हमको अच्छे लीडर्स की जरूरत है जो देश के प्रति एक सम्मान रखे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एक रिस्पेक्ट रखे। और हमारे जितने भी रिलीजन्स है सर, वी आर वन, वी आर वन फॉर द नेशन, ये उन्होंने सोचना चाहिए। और यूथ काफी समझदार है सर। यूथ, भारतीय यूथ काफी टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग है। तो हमारे हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ करना चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म सोचना है सर। शॉर्ट टर्म सोच के यूथ पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। और देश के प्रति उन्होंने एक जो मनोबल रखना है कि हम सब एक है, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, देश के प्रति हम क्या कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट इंडिया विल ऑलवेज रिटेन द टैग ऑफ इंडिया इज ग्रेट। जादव साहब, इससे पहले हम लोग कार्यक्रम के अंत की तरफ पहुंचे, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि जो आपका ये मिशन है, अब इसका अगला पड़ाव क्या है, और इसको आप किस तरह से रैप अप करेंगे, किस तरह से आप ले जाने की सोच रहे हैं? सर ये एक जो मेरा जर्नी था सर, एक साल का, ये मुझे प्रूफ करना था सर। ये लड़ाई मेरे दिल से थी। ना मुझे कोई रिकॉर्ड बनाने की इच्छा थी, ना मुझे किसी को दिखाने की जरूरत थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जो शहीद और उनके परिवार से जो मिट्टी ली है सर, ये पूरा जो भारत भ्रमण किया है सर, तो इसमें मेरे सिर्फ अंडमान, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये 4 ऐसे स्टेट बचे हैं सर जिन्हें मुझे जाना है, और वहाँ के शहीद परिवार से, उनके घर से मुझे मिट्टी लेनी है। और इसका एक इंडिया मैप, जैसे हम रंगोली बनाते हैं सर, एक मानचित्र, ये शहीद
जितने भी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, आर्म फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट, वॉर मेमोरियल, इनकी मिट्टी से ये पहला इतिहास का भारत का मानचित्र बनेगा सर श्रीनगर में। और कोरोना की वजह से मुझे मेरा ट्रैवल रुकना पड़ा सर। अप्रैल में वो मैं सुकमा छत्तीसगढ़ में था, लॉकडाउन के बाद में मैं बैंगलोर वापस आया हूँ सर। और मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि ये कोरोना खत्म होने के बाद में मैं मेरा ट्रैवल फिर स्टार्ट करूंगा। और ये जैसे 4 स्टेट की मिट्टी लेने के बाद में श्रीनगर में फिर वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा सर। और ये प्रोजेक्ट जो होगा ये डायरेक्टली फ्रॉम द 133 करोड़ ऑफ भारतीय जिम्मेदार नागरिक की तरफ से टुवर्ड्स आवर आर्म फोर्सेस श्रीनगर में, जो हमारा सरताज है देश का, वहां पर ये बनेगा। और मिशन यही है सर, मैं जितने भी स्कूल कॉलेजेस और मैं काफी सेंट्रल जेल में भी गया हूँ, उनको देशभक्ति और पेट्रोटिज्म इन एक्शन क्या हो सकता है और हम देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं रोज, ये मेरा एक प्रण है। और मैंने ये एक प्रण लिया है सर कि मेरे जब तक सांसें चलेगी, आखिरी सांसें तक मैं देश के लिए निस्वार्थ में कुछ ना कुछ करते रहूंगा सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और यकीन मानिए, आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 130 करोड़ भारतीय आपके साथ इसमें शामिल है। और हमारी तरफ से भी हम आपके आपके थ्रू भारतीय जवानों को और उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे थे उमेश गोपीनाथ जाधव जी से, जिन्होंने 61,000 किलोमीटर का सफर तय कर कर पुलवामा में शहीद हुए। सभी शहीदों के घरों में वो गए, उनके साथ अक्षुपूर्ण श्रद्धांजलि दी, उनके घरों की मिट्टी, उनके दरवाजे की मिट्टी अपने माथे पर लगाई और उन्हें सभी सभी मिट्टी को एक अस्थि कलश में रख के सिर्फ सीआरपीएफ कैंप श्रीनगर ले जाया गया और भारतीय सेना को सपुर्द किया गया। आगे इनका लक्ष्य है कि इसी मिट्टी से और भी जो शहीद है उनके सबके मिलाकर एक भारतीय नक्शा वो तैयार करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। एक इकलौता आदमी, जिस तरह से हमने पहले भी कहा है, एन ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट। इस इंटरव्यू से इनसे हम लोग आज क्या प्रेरणा लेकर जा सकते हैं, मुझे इनके साथ बातचीत करते हुए दो बातें समझ में आई जो इन्होंने बताई। नंबर 1, बी ए लीडर, डोंट बी ए फॉलोअर। बहुत हो चुका पीछे जाना जाना, बहुत हो चुका बात करना। अब आप खुद एक लीडर बनिए, कुछ काम कीजिए, कुछ करके दिखाइए। और नंबर 2, आपकी सोच ही आपको आगे लेके जाती है। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, आप डिसाइड कीजिए आपका दिल क्या कहता है, आप डिसाइड कीजिए क्या करना है, सोचिए। और जब आप सोचेंगे तो आप उसे हासिल भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी हम लोग आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद।